Welcome back student, this is Omkar sir again on my channel and I hope तुम लोगों ने मेरा last lecture देखा because last lecture was all about introduction to chromosome. We'll carry forward the same topic and we'll continue with a very important part today. So सर हम लोगों ने क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम किधर होते हैं देख लिया, क्रोमोसोम का साइज क्या होता है सब देख लिया. But I hope you know that what are chromosomes. Yes बच्चों, chromosomes if you remember are the filamentous body present inside the nucleus. बट हम लोगों ने उसका कॉम्पोजिशन अभी तक नहीं देखा, उसका स्ट्रक्चर डिटेल में अभी तक नहीं देखा, उसके नंबर्स के हिसाब से उसका क्या होता है ये सब हम लोग ने नहीं देखा. यही चीज़ आज हम लोग देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज़ बेसिकली केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम. तो बच्चों केमिकली द क्रोमोसोम इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. I would say three important parts, sorry. First is DNA. We all know deoxyribose nucleic acid. Then we have histone proteins and non-histone proteins. So now you can see here there are 3 points we can see. Okay, the helical structure we obviously know it is the DNA. The main 4+4 this ball-like structures are nothing but the histone proteins. And something small thing that are present in between those are called as non-histone proteins. तो बच्चों हिस्टोन प्रोटीन्स होते क्या है? ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स बेसिकली विच आर इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग. बहुत बड़ा होता है डीएनए का साइज. उस बहुत बड़े डीएनए के साइज को एकदम छोटे से क्रोमोसोम में पैक करने का काम जो होता है वो कौन करता है? वो करता है प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन करता है? वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन करते हैं. तो दैट्स व्हाई अ क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. One is obviously the DNA, second is the histone protein, and third is the non-histone protein. Okay, now you can see histone and non-histone proteins helps in packaging of DNA. The details of how exactly the histone protein and the non-histone protein helps in packaging of the DNA would be covered in the molecular basis of inheritance. That is basically the next chapter, that is the chapter number 4. Okay बच्चों, तो डिटेल हम लोग पैकेजिंग कैसे होता है वो 4th चैप्टर में देखेंगे. ओके, बट वी शुड नो दैट वी हैव समथिंग कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन, द नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड द डीएनए दैट टुगेदर आर फॉर्मिंग अ यूनिट दैट इज बेसिकली द क्रोमोसोम. सो दैट combined structure is collectively called as the chromosome. So ploidy, what do you mean by the word ploidy? That is number of chromosome present in a cell. What is the ploidy means? The number of chromosomes present in a cell is called as ploidy. तो नंबर कितना है, बराबर है, कम है, ज़्यादा है, उसके हिसाब से we have 2 types. First is euploidy. euploidy मतलब क्या होता है? हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. एक पूरा कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का होना, दैट इज कॉल्ड एज अ euploidy. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी ऑल नो अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स. तो 46 के 46 सारे प्रेजेंट है एक सेल में. तो सच अ पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज अ यूप्लॉइडी. बिकॉज प्लॉइडी क्या था? नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेल, वो बराबर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पता है कितना है, 46 है. तो यूप्लॉइडी मतलब क्या है? हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 के 46 प्रेजेंट है, कुछ कम नहीं है कुछ ज़्यादा नहीं है. तो इसीलिए उस कंडीशन को क्या बोलाता है? यूप्लॉइडी. सो व्हाट इज यूप्लॉइडी? हैविंग complete set of chromosome is nothing but called as euploidy. Next, 2 टाइप के थे प्लॉइडी. फर्स्ट था यूप्लॉइडी, सेकंड है एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या? अगर यूप्लॉइडी कंप्लीट सेट होता है तो उसमें अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो या कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो, फॉर एग्जाम्पल ओके, एन्यूप्लॉइडी मतलब क्या? हैविंग एन एक्स्ट्रा और अ लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एक कंप्लीट सेट में से अगर कुछ क्रोमोसोम कम है, एक हाथ क्रोमोसोम कम है या एक हाथ क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो वो कंडीशन को सर क्या बोला जाता है? वी कॉल इट एज एन्यूप्लॉइडी. क्या बोला जाता है उसको? एन्यूप्लॉइडी. सो हम लोग ने देखा प्लॉइडी क्या होता है? प्लॉइडी मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ सेल, बराबर. यूप्लॉइडी क्या होता है? हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, तो 46 के 46 प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? अगर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल में बट उसमें एक कम है या सर उसमें एक ज़्यादा है, तो वो कंडीशन को क्या बोला जाता है? वी कॉल इट एज
aneuploidy. You can see 45 is less than 46 and 47 is more than 46. That means that condition is called as aneuploidy. Easy. तो हम लोग ने 3 टाइप के प्लॉइडी देखे. हम लोग अभी चार्ट देखते हैं. फर्स्ट प्लॉइडी के 2 टाइप कौन से थे? यूप्लॉइडी हैविंग कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, एनीप्लॉइडी मतलब हैविंग लेस और मोर क्रोमोसोम. तो यूप्लॉइडी में 3 टाइप है. मोनोप्लॉइडी जिसको हम लोग हैप्लॉइड भी बोला जाता है, दैट इज n. फिर आता है डिप्लॉइडी, दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन, दैट इज 2n. एंड थर्ड इज पॉलीप्लॉइडी मतलब मोर देन 2n, दैट इज 3NO, 4NO, 5NO एट्सेट्रा. सो वी ऑल नो ह्यूमंस में हैप्लॉइड कंडीशन में दैट इज sperm and egg आर ऑलवेज हैप्लॉइड. तो हैप्लॉइड कंडीशन में कितने क्रोमोसोम होते हैं? दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट? 23. डिप्लॉइड कंडीशन में ह्यूमंस में कितने टाइप के सेल्स होते हैं? वी ऑल नो दैट इज 46 बिकॉज n इज इक्वल टू 23 टू n इज इक्वल टू 2 इंटू 23 दैट इज 46. पॉलीप्लॉइडी होता नहीं है. यूजुअली प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी कंडीशन होती है, एनिमल्स में नहीं होते हैं. बट फिर भी अपने को कैलकुलेशन वाइज आना चाहिए. वी नो 3n कितना आएगा, 4n कितना आएगा, 5n कितना आएगा. तो हम लोग 3n एंड 4n के लिए कैलकुलेट करते हैं. लेट्स से 3n मतलब n इक्वल टू 23 इंटू 3 दैट इज 69. 4n इज इक्वल टू 92 एंड 5n इज इक्वल टू 115. सो ये सारे कंडीशंस होते नहीं हैं. इतने सारे क्रोमोसोम एक ऑर्गेनिज्म में नहीं हो सकते, बट प्लांट्स में ऐसा सिनेरियो हो सकता है, बट एनिमल्स में नहीं होता है. बट फॉर सिंप्लिसिटी यूप्लॉइडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. मोनोप्लॉइडी दैट इज हैप्लॉइडी भी बोला जाता है, डिप्लॉइडी दैट इज 2n एंड पॉलीप्लॉइडी मतलब क्या? 3n, 4n, 5n एट्सेट्रा. फिर आते हैं एन्यूप्लॉइडी के पास. एन्यूप्लॉइडी में तुम लोग देख सकते हो 2 टाइप दिख रहे हैं. ओके, एक है हाइपोप्लॉइडी. अभी बच्चों हाइपो मतलब क्या होता है? लेस. हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस मतलब हैविंग लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एन्यूप्लॉइडी का दूसरा पार्ट क्या था? मोर. तो हाइपो का अपोजिट है हाइपरप्लॉइडी. हाइपर मतलब क्या होता है? लेस का अपोजिट होता है मोर. तो एन्यूप्लॉइडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. हाइपोप्लॉइडी हैविंग लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाइपरप्लॉइडी हैविंग मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम. कितने नंबर में से टोटल जितने प्रेजेंट होने चाहिए उससे कम होगा तो उसको हाइपोप्लॉइडी कहा जाता है, उससे ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपरप्लॉइडी. ओके, नाउ हाइपोप्लॉइडी में आते 2 कंडीशन. मोनोजोमी. ओके, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं मोनोजोमी. मोनोजोमी का फॉर्मूला दिया है 2n - 1. बच्चों 2n, अपना 2n कितना है? इधर ऊपर देखो 46 है. तो 46 - 1 कितना होता है? 45. एंड नलिजोमी मतलब क्या? 2n - 2 मतलब क्या? 46 - 2 मतलब कितने हैं? 44. तो बच्चों मोनोजोमी, नलिजोमी आर द 2 टाइप्स ऑफ हाइपोप्लॉइडी. डिटेल्स ऑफ मोनोजोमी एंड नलिजोमी हम लोग आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ अभी के लिए क्या याद रखना कि हाइपोप्लॉइडी के 2 टाइप हैं, मोनोजोमी एंड नलिजोमी. कौन से 2 टाइप? मोनोजोमी एंड नलिजोमी. मोनोजोमी मतलब क्या है? 2n - 1 एंड नलिजोमी मतलब क्या है? 2n - 2. 2n - 1 45, 2n - 2 44. हाइपरप्लॉइडी इसमें भी 2 टाइप है. ट्राइजोमी दैट इज 2n + 1 एंड अगर तुम लोग गेस कर रहे हो बराबर से, नेक्स्ट आएगा 46 + 1 था कितना? 47. नेक्स्ट है टेट्राजोमी. टेट्रा मतलब 2n + 2. तो 2n है 46 + 2 हो गया 48. इजी बच्चों. सो दिस इज द एंटायर चार्ट. ये आपने को याद रखना है. प्लॉइडी के 2 टाइप है, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी के 3 टाइप है. मोनोप्लॉइडी दैट इज हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी में 2 है, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी. हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब मोर. हाइपोप्लॉइडी में भी 2 टाइप है, मोनोजोमी दैट इज 2n - 1 एंड नलिजोमी दैट इज 2n - 2. एंड हाइपरप्लॉइडी में क्या है? ट्राइजोमी दैट इज 2n + 1 एंड टेट्राजोमी 2n + 2. तो अभी ये जो सारे कंडीशन है मोनोजोमी, नलिजोमी, ट्राइजोमी, टेट्राजोमी, हम लोग एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे. यस बच्चों, आगे बढ़ते हैं. नाउ मोनोजोमी हैविंग 1 क्रोमोसोम लेस. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ओके, इन यूजुअल फीमेल दैट इज ह्यूमन फीमेल वी हैव 2 X क्रोमोसोम. ओके, तो मोनोजोमी मतलब क्या? हैविंग 1 क्रोमोसोम लेस, तो 2n - 1. तो आइडियल सिनेरियो में क्या होता है? 2 X क्रोमोसोम होती है. बट
इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोजोमी। ओके, अ पर्सन विद सच कंडीशन, दैट इज दो एक्स के बदले एक ही एक्स आए, अ पर्सन विद सच कंडीशन इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। तो ये टर्नर सिंड्रोम हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ा था, बट फिर भी सर किसको याद है, डोंट वरी, all of those syndromes you will be covering at the end of the chapter. Okay, so don't take attention, टर्नर सिंड्रोम में क्या है, कैसे होता है, सब समझेगा at the end of the chapter. बट अभी के लिए क्या याद रखना, अगर दो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है बच्चे में, तो वो कंडीशन में क्या बोला जाता है, वो कंडीशन को मोनोजोमी कहा जाता है, एंड एक्चुअली दैट सिंड्रोम इज कॉल्ड एज अ टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, नलीजोमी। नलीजोमी मतलब क्या है, हैविंग बोथ द क्रोमोसोम लेस इन अ पेयर, मतलब क्या, आइडियली अपने पास दो एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए फीमेल में। ओके, अगर दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, दोनों, ओके, एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम मिसिंग होते हैं तो ही उसको नलीजोमी कहा जाएगा, क्योंकि एक पेयर में से दोनों के दोनों क्रोमोसोम मिसिंग है। यू कैन सी हैविंग बोथ द क्रोमोसोम लेस इन अ पेयर, the definition is very important. So instead of having 2x chromosome in female, no sex chromosomes are present. Okay, a person with such condition won't survive because दोनों sex chromosome absent है, तो no sex मतलब nothing of such sort of fetus can survive. Okay बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Trisomy, we can guess now correctly. Tri मतलब having one extra, because normal condition में एक डिप्लॉयड सेट में एक ही क्रोमोसोम के दो कॉपी होते हैं, मतलब 1 बट इधर क्या है, एक और एक्स्ट्रा होने की वजह से अभी कितने कॉपी हो गए, 3 कॉपी हो गए। इसके लिए हैविंग वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ हैविंग एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इन मेल, ही हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम, दैट वुड बी नाउ बी कॉल्ड एज XXY। तो इधर देखो, तो इधर नॉर्मली XY था एक नॉर्मल मेल में, बट इसमें एक कॉपी एक्स्ट्रा है, इधर देखो एक एक्स का कॉपी क्या है, एक्स्ट्रा है, इसकी वजह से इस कंडीशन को क्या बोला गया, ट्राइजोमी बोला गया। क्या बोला गया, ट्राइजोमी। ओके, अ पर्सन विद सच कंडीशन इज नोन एज अ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो अगेन द सेम थिंग, टर्नर की तरह क्लाइनफेल्टर हम लोग डिटेल में देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में। ओके बच्चों, ना टेट्राजोमी। टेट्रा, अगर नलीजोमी में एक पेयर में से दोनों के दोनों क्रोमोसोम एब्सेंट होते थे, उसका अपोजिट होता है टेट्राजोमी में। एक पेयर में जितने क्रोमोसोम होते हैं एग्जैक्टली उसका डबल नंबर हो जाता है। ओके, हैविंग 2 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा इन अ पेयर, इंस्टेड ऑफ हैविंग XX क्रोमोसोम इन फीमेल, शी हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 2X क्रोमोसोम एंड दैट वुड गिव राइज टू XXXX। तो पीपल वुड आस्क, सर ऐसे बच्चे ज़िंदा रह सकते हैं क्या? येस, दे कुड सर्वाइव। बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसे कंडीशन में पीपल सर्वाइव, बट येस दे डू सर्वाइव, और ऐसी कंडीशन होती है। ओके, अ पर्सन विथ सच कंडीशन इज़ वेरी वेरी रेयर। ओके, सो वी डोंट हैव एनीथिंग इन डिटेल, बट दिस इज व्हाट वी हैव, ऑल ऑफ द 4 important टाइप्स, मोनोजोमी, नलीजोमी, ट्राइजोमी एंड टेट्राजोमी। ओके, तो none of those definitions are actually included in your syllabus, but still since we had those words we need to understand the meaning also. That's why I have included everything in detail regarding the 4 terms. Okay बच्चों, आगे बढ़ते हैं। The structure of chromosome बहुत ही important है, बहुत ही ज़्यादा important है structure of chromosome। बच्चों, structure के हिसाब से हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक क्रोमोसोम कैसे दिखता है, कौन से शेप में होता है, कंडेंस शेप में दिखता है, कब दिखता है, मेटाफेज में। तो अंडरस्टैंड, ये सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम से रिलेटेड है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अ सिंगल क्रोमोसोम हैज़ 2 सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंड बाय सेंट्रोमियर। तो यू कैन सी दिस इज द सेंट्रोमियर, सेंटर में देखो सेंट्रोमियर है, और कितने क्रोमैटिड है, 1 और ये 2। तो दिस 2 chromatids are called as which chromatids? Sister chromatids। तो ये 2 sister chromatids जो होते हैं, ये 2 sister chromatids जो होते हैं बच्चों, ये 2 sister chromatids are actually joined by something called as centromere। एंड हम लोगों ने इधर सेंट्रोमियर को एक नाम दिया है, सेंट्रोमियर को वी ऑल्सो कॉल इट एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। व्हाट वी कॉल इट एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ओके एकदम ऐसे बीच में ऐसे उभार जैसा स्ट्रक्चर आता है, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट एज primary construction। तो first important part that you should always remember,
हम लोग जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं वो कौन से फेज का क्रोमोसोम है, ये मेटाफेज का क्रोमोसोम है। आइडियली ये मेटाफेज की क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म एकदम ट्रू स्ट्रक्चर दिखता है। एंड वी ऑल नो दैट अ सिंगल क्रोमोसोम हैज़ 2 sister chromatids joined by something called as centromere, and we also call the centromere as primary construction. Second, okay, at the ends of the centromere, okay, ये centromere की ये वाले पार्ट में, okay, there is a structure called as kinetochore. क्या होता है kinetochore? Okay, structure surrounding the centromere is called as kinetochore. Structure surrounding the centromere is called as kinetochore. एंड याद रखना बच्चों, ये काइनेटोकोर का फंक्शन क्या रहता है? ये काइनेटोकोर का फंक्शन ये रहता है कि जो स्पिंडल फाइबर रहते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे वो काइनेटोकोर के पास अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, ओके, ये क्रोमैटिड को ये क्रोमैटिड से सेपरेट करने का काम करते हैं, ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बट अभी सेल डिवीजन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली क्लियर हैं। 2 sister chromatids are joined by centromere. Centromere is also called as primary constriction. सेंट्रोमियर के सराउंडिंग में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। एंड काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। एंड स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या होता है? दे सेपरेट 2 sister chromatids from each other. Okay, we'll proceed. Secondary constriction. So apart from centromere, which was called as primary constriction, उसके अलावा भी कुछ कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे, उस कंस्ट्रिक्शन को क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो यू कैन सी इधर भी कुछ स्वेलिंग दिख रही है, इधर भी कुछ स्वेलिंग दिख रही है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस स्वेलिंग वी सी फ्यू मोर स्वेलिंग। सो दिस स्वेलिंग वॉज कॉल्ड एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दैट वॉज द सेंट्रोमियर। तो इसके अलावा जो है उसको बोला जाता है, उसके अलावा जो स्वेलिंग्स है उसको बोला जाता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो इधर भी 2 है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, 1 and 2 दिया है ना। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1, यू कैन सी हियर, दिस इज द 1। ओके, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स। ये कब दिखते हैं? दे आर बेसिकली दे आर एट द नियर एंड सरफेस ऑफ द क्रोमोसोम। तो सर इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्यों कहा जाता है? अंडरस्टैंड द बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे सेल में न्यूक्लियस होता है बच्चों, जैसे सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस, वैसे न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये कंस्ट्रिक्शन काम आता है। इसीलिए सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कहा जाता है। सो अंडरस्टैंड दिस nucleolar organizer, that is helps in organization of nucleolus during interphase of the cell division. Okay, then we have something called as SAT. SAT stands for satellite body. SAT, SAT stands for satellite body. You can see, ये दिख रहा है एंड में, क्रोमोसोम के एंड में ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ ग्लोब्यूलर। सो अंडरस्टैंड, this is nothing but satellite bodies attached to the secondary constriction in few chromosomes. So it is an identification. सारे क्रोमोसोम में नहीं होता है सैटेलाइट, कुछ क्रोमोसोम में होता है, जिससे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ये क्रोमोसोम कौन से नंबर का है। So this is what the satellite body is all about. So we have this structure of chromosome here. Okay, last part, each chromatid contains a long unbranched highly coiled DNA thread called as chromonema. तो इधर देखो, ये दिख रहा है, ये सिंगल लाइन जैसे वाइट कलर में है, इसको बोलते हैं क्रोमोनेमा। तो ये किधर से आया? यू कैन सी हियर, दिस इज द DNA wrapped around the histone proteins, coiled to form a similar structure, that is this. So each chromatid, देखो each chromatid कंटेन्स अ लॉन्ग अनब्रांच, कोई ब्रांचिंग नहीं होती, अनब्रांच है, देखो पूरा अनब्रांच्ड है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA विच इज़ हाईली कॉइल्ड। देखो ये इधर भी कॉइल हुआ है, ये और कॉइल हुआ है, ये और कॉइल हुआ है, एट दी एंड ये और कॉइल हुआ है। तो ये हाईली कॉइल्ड DNA थ्रेड विच इज़ लॉन्ग एंड अनब्रांच आर प्रेजेंट इन ईच क्रोमैटिड। दैट इज़ द very important part, and that we call it as chromonema,
And last part, chromatid consists of a double stranded DNA. It consists of a double stranded DNA. dsDNA मतलब क्या, डबल स्टैंडर्ड DNA which extends from one end to the other end. मतलब ये इधर से स्टार्ट होगा तो उधर दूसरे एंड तक रहेगा. Okay, you can see here how exactly the coiling of the histone proteins and the DNA takes place. Okay, you can see एकदम सिंपल ये एनिमेशन है. ये एनिमेशन में क्या दिख रहा है कि कैसे कॉइल होके एक लॉन्ग DNA एकदम शॉर्ट में कंडेंस हो रहा है. ओके बच्चों, the details of how exactly the packaging of the DNA would be studied in the molecular chapter, not now. Okay, so we'll proceed ahead to the last part of this session. What is the primary function of centromere? Yes bachcho, before we proceed ahead we should answer this basic question. What is the primary function of centromere? A, that is answer, it keeps the two sister chromatids attached to each other. Okay, दोनों sister chromatids को attach करके रखता है. And now last part of the chapter, that is for the session, I would say types of chromosome based on the position of the centromere. ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट फिर भी एक और बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं. द टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर एंड द शेप ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ द क्रोमोसोम, एनाफेज ऑफ द माइटोसिस. फर्स्ट, मेटासेंट्रिक. वी ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर में होता है. So the position of the centromere is in the middle of the chromosome, and that's why जब एक middle of the chromosome में centromere located है, एनाफेज में खींचने की वजह से उसका शेप क्या आता है, V shape. You can see एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स इसको खींचेंगे एक साइड पे, that's why it appears as a V shape. And देखो लेंथ ऑफ बोथ द आर्म्स इज सेम, that means the centromere is exactly in the middle. तो first type of chromosome based on the position of the centromere is metacentric. Second है submetacentric, मतलब सेंटर से थोड़ा नीचे. तो you can see some distance away from the middle and the shape is L shape. You can see here. Okay, दोनों लेंथ में थोड़ा फर्क है, ये लेंथ थोड़ा छोटा है, ये लेंथ थोड़ा बड़ा है. आइडियली मेटासेंट्रिक इधर होता है, बट ये सब मेटासेंट्रिक है, मतलब सेंटर से थोड़ा क्या है, नीचे है. इसीलिए इसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक. एंड शेप क्या होता है इसका, एल शेप. ओके, थर्ड कैटेगरी acrocentric. Okay, near the end of the chromosome, the centromere is located near the end of the chromosome and shape क्या होता है, J shape. इधर देखो and understand, फिर से देखते हैं. तो हम लोग ने अभी तक 3 टाइप के क्रोमोसोम्स देखे सेंट्रोमियर के लोकेशन के हिसाब से. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिडल में लोकेटेड होता है. क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिडल में लोकेटेड होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक. फिर सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सेंटर से नीचे, दैट इज सब मेटासेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक एकदम एंड ऑफ द क्रोमोसोम, टिप नहीं, एंड ऑफ द क्रोमोसोम. एंड शेप क्या है, जे शेप. लास्ट है टेलोसेंट्रिक. द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम एंड इट अपीयर्स रॉड शेप. देखते शेप्स. ओके, ये देखो, ये थोड़ा एंड है, जे से ओके थोड़ी एल से थोड़ा और नीचे है, एकदम टिप पे नहीं है, थोड़ा एंड रीजन पे है सेंट्रोमियर, इसके लिए इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम. एंड lastly telocentric, which is located at the tip of the chromosome, and hence it is called as telocentric chromosome. Okay, so इसका शेप क्या आता है, रॉड शेप. सो हम लोगों ने 4 टाइप के क्रोमोसोम देखे बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर, विच आर द 4 टाइप्स, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. ओके बच्चों, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, V shape, L shape, J shape and rod shape. Okay, so एक छोटा सा सवाल before we end the session for today. Okay, guess the chromosome. What are the
types of chromosome that we have: first, second, third and fourth. Please make sure you write the answer or at least guess the answer before the video continues, so that you can easily understand what you have already studied. So let's say if you have guessed the answers correctly, first is metacentric because it is V shape, second is submetacentric because it is L shape, third is acrocentric because it is J shape, and fourth is telocentric because it is rod shape. Okay, so I hope bachcho you have understood this concept of chromosome till now very easily, and if not, you can watch your video again, and if still not, you can contact me for any doubts regarding that. I hope you are understanding well, studying well. Please like, share and subscribe so that you can get posted with the new videos that we post on this channel. Thank you.